Now we will see the modes of controlling delegated legislation. तो यहाँ पर हमने देखा द मोड्स ऑफ कंट्रोलिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, वह मोड्स पे आते हैं. मोड्स भी इसके 3 हैं, प्रोसीजरल, पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड दे हैव बीन आस्क्ड इन द एग्ज़ाम कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग मोड्स आर देयर फॉर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. तो इसको हम अलग अलग देखेंगे, प्रोसीजरल, पार्लियामेंट्री एंड जुडिशली. तो द डेलीगेटेड legislation to the administrative authorities has become necessity in the modern welfare states. To ensure that the power of delegated legislation is not misused, it has been subjected to 3 folds. अब यहाँ के जैसे हमने अभी पढ़ा, डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, मतलब यहाँ पर जो हम डेलीगेट करते हैं पावर्स, लेजिस्लेटिव बॉडी या लेजिस्लेचर जो डेलीगेट करता है एग्जीक्यूटिव को, उसको ये भी ध्यान में रखना है कि जो डेलीगेट की गई हैं पावर्स उनका मिसयूज़ ना हो, वो अंडर कंट्रोल रहें, मतलब उनसे कोई परेशानी ना फेस करें. इसलिए ही उन्होंने ये 3 कंट्रोल डाले हैं इसमें. और जो पहला कंट्रोल है वो प्रोसीजर कंट्रोल है, सेकंड कंट्रोल पार्लियामेंट्री कंट्रोल है और तीसरा कंट्रोल है जुडिशियल कंट्रोल. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट इज़ प्रोसीजरल कंट्रोल. प्रोसीजरल कंट्रोल भी 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. The procedural control mechanism operates in the following 3 components. First one is prior consultation of interest like to be affected by the delegated legislation. Second one, prior publicity of proposed rules and regulations. Postnatal publicity of delegated legislation. तो फर्स्ट जो है ये प्रायर कंसल्टेशन ऑफ इंटरेस्ट लाइक टू बी अफेक्टेड बाय द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. सबसे पहले इसमें इनको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द प्रायर कंसल्टेशन, मतलब पहले प्रायर कंसल्टेशन ज़रूरी है, पहले कंसल्टेशन ऑफ इंटरेस्ट ज़रूरी है जो भी इफेक्टेड होंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से. उसके बाद इनको पब्लिसिटी ज़रूरी है, प्रायर पब्लिसिटी, मतलब पब्लिसिटी होने से पहले उस पर कंट्रोल इनको देखना है कि कौन से रूल्स और रेगुलेशंस हैं. और उसके बाद पोस्ट नेटल पब्लिसिटी कि जो हमने डेलीगेट कर दिए हैं उसके बाद वो जो पब्लिसिटी होते हैं, पोस्ट नेटल जो रूल्स पब्लिश होते हैं उनका क्या रोल रहेगा. तो हम फर्स्ट वन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द वेड एंड फिलिप्स, वन वे ऑफ अवॉइडिंग अ क्लैश बिटवीन डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर्स and the interest most likely to be affected is to provide some form of prior consultation. मतलब इन्होंने ये क्या है, प्रायर कंसल्टेशन का मतलब है कि बिफोर असाइनिंग सम अथॉरिटी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, उसको असाइन करने से पहले हमें एक कंसल्टेशन ज़रूर करना चाहिए, मतलब जिससे कि क्लैश नहीं होगा, डिपार्टमेंटल लेजिस्लेटिव पावर्स में क्लैश नहीं होगा और जो इंटरेस्ट हैं पीपल के वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे. इसलिए प्रायर कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर delegated legislation to make a procedural control. The purpose of prior consultation is to know views and टू मिनिमाइज द ऑब्जेक्शंस. प्रायर कंसल्टेशन से क्या होगा कि सबके व्यूज़ आ जाएंगे. अगर हम कोई भी रूल मेकिंग करते हैं या कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करते हैं तो उससे पहले हमें सबके एक तो व्यूज़ मिल जाएंगे कि उसमें क्या गलत है, क्या सही है, और ऑब्जेक्शंस होंगे उस पर. और अगर हम ऑब्जेक्शंस पहले नहीं लेंगे तो बाद में उस पर ऑब्जेक्शन होगा. उससे बेटर है कि हम पहले ही ऑब्जेक्शंस को मिनिमाइज़ करते हुए चलें, उन पे ध्यान देते हुए चलें. अगर कोई ये कहता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इट विल क्रिएट सच अ प्रॉब्लम, तो उसको हम वहीं सोचें कि नहीं इससे ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो वी शुड स्टॉप देयर, हम उसको वहीं ख़त्म करें. एंड दस इट विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिस एंड शोज पार्टिसिपेशन ऑफ एक्टिवेटेड इंटरेस्ट एंड अवॉइड प्रॉब्लम्स. तो वही सेम बात यहाँ पर लिखी है जो मैंने अभी बोली कि ये जो प्रैक्टिस है ये
इंश्योर्स कराएगी पार्टिसिपेशन का, इनको इंश्योर्स कराएगी पार्टी और फिर द अफेक्टेड जो इंटरेस्ट अफेक्टेड हो रहे हैं या जो इंटरेस्ट अफेक्टेड होंगे विदाउट प्रायर कंसल्टेशन, और उन प्रायर कंसल्टेशन के बिना जो प्रॉब्लम फेस होगी उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए प्रायर कंसल्टेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। और ये जो प्रायर कंसल्टेशन ऑफ इंटरेस्ट आता है ये प्रोसीजर कंट्रोल का फर्स्ट पॉइंट है। नाउ वी विल सी सम केसेस ऑन दिस। केसेस बनवारी लाल अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केस page number 849. In this case, the regulations made in contravention of the requirements of section 59 of the Mines Act, which requires reference to the draft regulation to the mining boards in order to consult them, was held invalid. इस केस में क्या हुआ था कि जो रेगुलेशंस हुए थे अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 59 जो माइंस एक्ट था, उसके कॉन्ट्रावेंशन में जो रेगुलेशंस बने थे तो उसको एक रेफरेंस लेना चाहिए था कि जो ड्राफ्ट था रेगुलेशन का, माइनिंग बोर्ड का जो ड्राफ्ट था उसको उन्होंने वो नहीं लिया इन ऑर्डर टू कंसल्ट दैम। तो इसको क्या माना गया, इनवैलिड माना गया, बिकॉज द रेगुलेशन मेड इन द कंट्रावेंशन of the requirements of the section 59 of the Mines Act. Now second point जो मैंने अभी बोला था, सेकंड पॉइंट, पहले प्रायर कंसल्टेशन है, यहाँ पर सेकंड वन इज़ पब्लिसिटी ऑफ द प्रपोज्ड rules and the regulations in the procedural safeguard against the delegated legislation। यहाँ पर क्या है कि पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। पब्लिसिटी, प्रायर पब्लिसिटी, जैसे हम पहले ही करके अपनी पब्लिसिटी करते हैं तो उसी हिसाब से कि प्रपोज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं हम उनके लिए एक प्रोसीजर सेफगार्ड करें जिससे कि वो अगेंस्ट ना जाएं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के। एग्जाम्पल सेक्शन 15 ऑफ सेंट्रल टी बोर्ड एक्ट, सेक्शन 33 ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1943 एंड सेक्शन 3 ऑफ कोऑपरेटिव्स एक्ट 1912 provides that the rule must first be published in draft to give an opportunity to the people to have their say in the rule meaning। अब देखो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि जो हम पब्लिसिटी करेंगे पहले ही प्रपोज रूल्स और रेगुलेशंस की, वो हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो वो कुछ एक्ट हमने उसमें मेंशन किए हैं, जैसे कि सेंट्रल टी बोर्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। ये क्या करते हैं कि एक रूल्स फॉर्मुलेट करते हैं, उनको फर्स्ट पब्लिश करते हैं ड्राफ्ट और अपॉर्चुनिटी लेते हैं फ्रॉम द पीपल कि आपको अगर कुछ कहना है, रूल मेकिंग में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस करने हैं तो वी विल डू। इसलिए ही वो पहले उसको क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की। एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट फॉर द प्रोसीजरल कंट्रोल। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट केस, रजा बुलंदशुगर कंपनी वर्सेस राम म्यूनिसिपैलिटी, AIR 1965 SC 895। अब इस केस में हम देखेंगे क्या हुआ था। इस केस में अ स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट फॉर द म्यूनिसिपैलिटी टू पब्लिश द ड्राफ्ट रूल्स imposing tax on the resident of the municipality in order to consult them has been held mandatory because the purpose of such publication mainly is to further the democratic process and to provide a reasonable opportunity of being heard टू दोज हु आर लाइकली टू बी अफेक्टेड। यहाँ पर क्या था, जो म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड था उसने पहले ही पब्लिश कर दिए अपने ड्राफ्ट रूल्स ऑन इम्पोजिंग टैक्स इम्पोज करने पे जो रूल्स फॉर्मुलेट करे गए थे, और जो उस म्यूनिसिपैलिटी एरिया में जो लोग रहने वाले थे क्यों पब्लिश किए कि इन ऑर्डर टू कंसल्ट दैम, बिकॉज पर्पस ऑफ सच पब्लिकेशन, पर्पस क्या है पब्लिकेशन का कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो हम म्यूनिसिपैलिटी में रहने वाले लोग हैं उनको पहले ही बता दिया जाए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉर टैक्स इम्पोजिंग, जिससे कि वो उनको ध्यान से सुन सके और उनको प्रोवाइड कर सके रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी सुनने की, जिससे कि वो आगे जाके इफ़ेक्ट ना हो।
तो गाइस आज हम इतना ही करेंगे इसमें। आई विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।